हेलो एवरीवन। आज बेटा हम पोएम रीड आउट करने वाले हैं वर्ड्स जो कि W.B. यीट्स की लिखी हुई है। इस पोएम को रीड आउट करने से पहले, जो इसकी समरी को समझने से पहले, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और इसमें जो लाइंस आ रही है, फ्रेजेस आ रही हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जिस इसने यूज़ किए हैं, उसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे देन आफ्टर हमें समरी ईजिली समझ में आ जाएगी। तो पहले हम देखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो W.B. यीट्स है वो आयरलैंड का एक कवि था। ठीक है, एक कवि भी कह लो, एक फ्रीडम फाइटर भी था। ठीक है, एक पॉलिटिशियन लीडर भी था। तो इस कविता में वो जो है मॉडे गौने को कविता लिख रहा है, उसको संबोधन करके लिख रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मॉडे गौने और जो कवि है दोनों ही फ्रीडम फाइटर है, लेकिन थोड़ा बहुत इनका मतभेद है विचारों में। मॉडे गौने उस टाइम की एक मशहूर अदाकार, फिल्म इंडस्ट्री की अदाकार थी, पॉलिटिकल लीडर थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लो वोमेन थी। तो वो उसकी अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ी थी। ठीक है, तभी 1949 को जो है देश आज़ाद हुआ था। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी। तो जिस्ट उसकी सुंदरता से कायल था, तो उसे वो प्रपोज करता है मैरिज के लिए, वो लेकिन इनकार कर देती है। दूसरी बार भी करता है, कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद फिर वो इनकार कर देती है। ठीक है, तो वो सोचती है, इनकार करने के रीज़न भी बताते हैं कि वो सोचती है कि तुम जितना रेडिकल नेशनलिज्म होना चाहिए तुम उतने नेशनलिज्म नहीं हो। जितना जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ, कुछ हमारे लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह वो रेडिकल नेशनलिज्म थे, तो महात्मा गांधी थोड़े ऐसे यानी कि विरोध करने वाले कम थे। ठीक है, दूसरा जे कैथोलिज्म था। तो चाहती थी कि ये चीज़ें तुम थोड़ी अपनाओ, और अपनी जो तुम कविता लिख रहे हो ना, इससे देश आज़ाद नहीं हो सकता। तेरी कविता में उतना दमदार शब्दावली नहीं है जिसके कारण लोगों में पढ़कर जो है वो एक जज्बा, एक जोश जागे। तो कवि कहता है कि शायद उसके रिजेक्शन के कारण, जब वो बार बार रिजेक्शन कर रही थी, तो मैंने अपनी कविता की वर्डिंग को सुधारना शुरू कर दिया। तो फॉर दिस रीजन शायद यही बात है कि आज कि मुझे इतना नेम फेम मिल रहा है। यानी कि वो पहला आयरलैंड का ऐसा कवि हुआ जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, क्योंकि उसकी कविताओं में बाद में ऐसी कविताएं उसने लिखी, ऐसे वर्ड्स डाले उसने कि वो सभी को पॉजिटिव थॉट देते थे, प्रेरित करती थी। तो यहाँ उसने अपनी इस कविता में कुछ लाइंस ऐड की है, जैसे कहते हैं माय डार्लिंग। माय डार्लिंग से कह रहा है गोना को। गोना अगर आप यूट्यूब गूगल में सर्च करोगे तो आपको वो दिखाई देगी कि वाकई वो बहुत ही सुंदर एक एक लेडी थी। ब्लाइंड बिटर लैंड उसने यूज़ किया है अपने आयरलैंड को, कि तब जो आयरलैंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी, यानी कि क्रांति चल रही थी देश को आज़ाद करने के लिए, बहुत ज़्यादा अप डाउन्स चल रहे थे। तो वेरी ऑफ सन का मतलब कि हाँ, कि वो लम्बा समय इंतजार करता रहा। यानी कि इसमें ये भी चीज़ बताई गई है कि चाहे उसने उसे रिजेक्शन किया, 2 बार मैरिज से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी आपस में ये नहीं कि कट ऑफ हो गया, आपस में बातचीत चलती रही, अच्छे वो फ्रेंड्स वगैरह बने रहे। तो उसका एक्चुअली वो शुक्राना करता है कि तेरी बदौलत ही आज मैं इतना अच्छा कवि बना हुआ हूँ, है ना। शेकन फ्रॉम द सी, वो लास्ट अपने स्टैंजे में ये लाइन यूज़ करता है कि तुमने जब मुझे बार बार रिजेक्शन किया, कि मैं कहता था देख मैं अच्छा कवि हूँ, इतनी कविताएं लिख रहा था, तू कहती थी कि नहीं, तेरी कविताओं में, वो शब्दों में वो दम नहीं है। तो मैंने बाद में बहुत जो दमदार जो शब्द ऐड करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो फिर ये एंड वाली कविता आई थिंक उसने 4-5 ऐसी उसको रिलेटेड उसे रखकर ही कविताएं लिखी हैं, कि वो संबोधन करता है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद जो मैं लिख रहा हूँ वो उनको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स है। शायद जिस वे से मैं लिख रहा हूँ उसे वो चीज़ें अंडरस्टैंड वगैरह ही नहीं हो रही। अगर आप ये ग्लोसरी वर्ड्स को अच्छी तरह समझ लोगे तो आपकी समरी भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगी। चलो अब हम समरी की तरफ बढ़ते हैं।
ये जैसे आपकी लाइनें आ रही है, आई हैड दिस थॉट ए वाइल अगो माई डार्लिंग कैन नॉट अंडरस्टैंड वट आई हैव डन और वट वुड डू इन दिस ब्लाइंड बिटर लैंड, कि मैं बड़े लम्बे से सोच रहा हूँ कि मेरी जो प्रेमिका है, ठीक है, मॉडे गौने हैं, उसे मेरी कविता को समझ नहीं आ रही, मेरे वर्ड्स को समझ नहीं आ रही, कि चाहे हम भी दोनों लड़ रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, तो लेकिन वो कह रही है कि तू मलपी उतने जोश खरोश से आज़ादी के लिए तत्पर वगैरह नहीं है। वो कहती है तुमने क्या किया, अभी तुम उतने उतनी क्योंकि वो सोचता है कि वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी है कि सचमुच में ही उसमें कुछ जज्बा है, एक आयरन लेडी की तरह है, ठीक है। बाद में फिर वो करता है कि मैं बहुत समय तक उसे मतलब उसकी वेट करता रहा, कम से कम 30 ईयर वगैरह तक, कि शायद अब भी वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन वो नहीं करती है ना। फिर नेक्स्ट स्टेंजे में बोल देता है दैट एवरी ईयर आई हैव क्राइड एट लेंथ माई डार्लिंग अंडरस्टैंड एट ऑल बिकॉज आई हैव कम इन टू माई स्टैंड द वर्ड्स अबे माई कॉल। तो मैं फिर भी कोशिश करता रहा कि जो मैं कहना चाहता हूँ वर्ड्स में, द पोइट एक्सप्रेस इज अ फीलिंग ऑफ लव थ्रू हिज द पोइम, बट फिर भी वो अंडरस्टैंड वगैरह नहीं कर रही। तो लास्ट स्टैंजा है उसका, दैट हैड शी डन सो हु कैन सी वट वुड हैव शेकन फ्रॉम द सी, आई माइट हैव थ्रोन पुअर द वर्ड्स, मैंने जो कमज़ोर शब्दों को निकाल दिया है, एंड बीन कंटेंट टू लिव। अब हम सब नहीं करेंगे। द पोइम वर्ड्स इज़ ए ब्यूटिफुल लिरिक, लिरिक है एक पोइम की टाइप क्या है, लिरिक टाइप है। इट हैज़ एज अ थॉट ऑफ द पोइट अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द ब्यूटीफुल वॉमन नेम मॉडगोने। ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है, ठीक है। कि W.G. येट्स जो है अपनी जो प्रेम कहानी है जो मॉडगोने के साथ, उसके बारे में बता रहा है कि एक पवित्र रिश्ता है, जस्ट उसे मल्पी लाइक करता था, प्रपोज किया, वो अलग बात है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो सोचती है कि तुम अभी मेरे लेवल के हुए ही नहीं, क्योंकि वो तो देश की आज़ादी के लिए पूरी तरह ही आयर लेडी थी। द पोइट हैड लव्ड हर इन वेन फॉर नियरली 30 ईयर, 30 साल वो कोशिश करता रहा, लेकिन उससे मतलब और अच्छी से अच्छी पॉइंट्स लिखता रहा कि मेरा भी एक किरदार बढ़ जाए, उसके लेवल का हो जाऊं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ किया। इन स्पाइट ऑफ दिस रिपीटेड रिक्वेस्ट शी हैड रिफ्यूज टू मैरी हिम, इवन कि उसने दूसरी बार भी कोशिश की, उसको शादी का प्रपोज किया, लेकिन फिर भी उसने रिजेक्ट कर दिया। मॉडगोने वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन, फिर उसकी ये नहीं उसे वो गाली गलोच करता है या कुछ भी है, नफरत करता है, उल्टा उसकी प्रेज करता है, कहता है मॉडगोने एक्चुअली बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन थी, शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी, एंड ग्रेट पोलिटिकल लीडर, शी वॉज फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड, उसने देश की आज़ादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। द पोइट वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई मॉडगोने वॉज नॉट विलिंग टू मैरी हिम, पोइट को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि मॉडगोने ने, यानी कि उस लड़की ने, उस औरत ने उसके साथ शादी करने से इनकार क्यों कर दिया। अब वो उसकी अपनी इमेजिनेशन है। He thought that Mordegone's unwillingness to marry him had a greater reason. वो सोचता है कि शायद मॉडगोने की कुछ अपने ही रीज़न है कि उसके साथ शादी नहीं की। Giles felt that there was some deeper meaning in her refusal. वो सोचता है शायद कुछ बहुत ही गहरा मीनिंग है जिसके कारण उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। और शी डिड नॉट, जहाँ तो ये हो सकता कि उसके अपने रीज़न हैं, लेकिन हम अगर गहराई से देखें तो उसका एक आयरलैंड की हिस्ट्री पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो चाहती थी कि इसके भी रेडिकल थॉट्स होने चाहिए, ये कैथलिज्म को अपनाना चाहिए, इसका भी लेवल मेरी तरह होना चाहिए, बट ये बिल्कुल ऑपोजिट था उसके, ठीक है। तो और शी डिड नॉट नाउ दैट ही हैड डिसाइड टू बिकम ए ग्रेट पोइट, तो कहता शायद वो ये सोचती है कि मैं उतना बड़ा कवि नहीं हूँ। यीट्स लर्नड ए रिकनसाइल हिमसेल्फ टू हिज पोजीशन, फिर यीट्स अपने आप को रिकनसाइल करता है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं शेकन फ्रॉम द सी, कि अपने आप में जो बुराइयाँ हैं, जो कमियाँ हैं उसकी कविता में, लिखने में, उसको ढूंढता है और उसे ढूंढ कर ख़त्म करने की कोशिश करता है, उसकी जगह नए नए शब्द जोड़ता है और इम्प्रेसिव वे से लिखता है। ही फेल्ट हर्ट बाय हर रिफ्यूजल टू मैरी हिम, वो बहुत दुखी होता है, इमोशनली टच होता है
वो दुखी होता है। इसी के कारण जो मैक्सिमम उसके बाद जो कविताएं हैं उसी से रिलेटेड है। अगर आप और भी उसकी 4-5 कविताएं पढ़ोगे अलग अलग टाइटल से, तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में नाम आता है। He thought that Maud Gonne's refusal to marry him is a blessing in disguise. वो कहता है कि जब मॉडेगोने ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो एक्चुअली वैसे तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे लिए वो एक ब्लेसिंग साबित हुई। कैसे साबित हुई? इट्स स्ट्रेंथ हिज रिसॉल्व टू बिकम ए ग्रेट पोएट। उसकी रिफ्यूज़ल ने मुझे बहुत बड़ा कवि बनने में मदद की। फॉर दिस रीज़न, इसी के कारण उसे उसे नोबेल प्राइज़ मिला। तो आपको पता है कि वो रेयर चांस किसी को मिलता जिसने बहुत ही बड़ा दुनिया से बिल्कुल अलग काम किया हो, ठीक है ना। तो ही माइट नॉट हैव बिकम ए ग्रेट पोएट इफ़ शी हैड अग्रीड टू मैरी हिम। तो वो सोचता है शायद अगर वो उससे के साथ शादी कर लेते, है ना, तो उसने सोचना था शायद मैं अब भी बड़ा कवि हूँ, मैंने अपनी कविता में इतने सुधार करना नहीं था, मैं इतना बड़े कवि बनता ना, इतनी मेरी कविताएं इम्प्रेसिव होती ना, आज मुझे नोबेल प्राइज़ मिलता ना, तो जहाँ आज मैं मुकाम में पहुँचा शायद इतना पहुँचता ना। तो एक्चुअली जो रिफ्यूज़ल किया उसने, मुझे रिफ्यूज़ किया, ठीक है, वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग भी साबित सिद्ध हुई। आई होप आपको अब ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जो वर्ड्स पोइम है वो किससे रिलेटेड है और डब्ल्यू बी येट्स क्या कहना चाहता है। थैंक्स बेटा।